जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन हसीम ऑन माइक। आज हमारे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मौजूद है। उनका जो प्रोफेशन है वो मेडिकल फील्ड रिलेटेड है, तो ये सेशन जो है, ये डिस्कशन जो है, मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे लोगों के लिए। तो इनके एक्सपीरियंसेस डिस्कस करेंगे, इनके साथ हम बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे लोगों के लिए, और अल्टीमेटली इंशाल्लाह हमें बहुत बेनिफिट हासिल होगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल राशिद। इनका मेडिकल फील्ड में अब तक अराउंड 19 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और इनकी जो स्पेशलिटी है वो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी है। ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने लाइफ में बड़ी माशाल्लाह अच्छी अचीवमेंट्स हासिल की हैं अब तक, और इन अचीवमेंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुहेल, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हसीम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बिजी रूटीन में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया इस पॉडकास्ट को करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन दिस चैनल ऑफ योर्स। तो डॉक्टर सुहेल, बहुत कुछ है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हमें बताइए कि आपका एजुकेशन टेन्योर कैसा रहा टिल एमबीबीएस? आई वाज एक्चुअली बोर्न इन खारियां, रेज्ड अप देयर, और जिना आर्मी पब्लिक स्कूल है जो खारियां कैंट का बड़ा एक अच्छा उस वक्त का स्टैंडर्ड का स्कूल समझा जाता था, और वहाँ पे फिर मुझे मेरिट पे एडमिशन मिली फॉर माय 9th क्लास। तो 9th क्लास में ऑब्वियसली बड़ा स्कूल, और फिर सारा एक छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में जाना, तो फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी थी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी थी, और स्कूलिंग भी बहुत अच्छी थी। इट वाज एन आर्मी स्कूल, वांटेड टू स्टडी देयर। शुरू से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे स्कूल में जाऊँ। वहाँ का एक्सपीरियंस भी शुरू का अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे ये हुआ कि स्टडीज से आई वॉज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, खास तौर पे स्पोर्ट्स। राइट, स्पोर्ट्स में भी फुटबॉल वाज ऑन द टॉप, सर फहरिस्त था, क्रिकेट भी थी साथ में। तो मेरे अपनी क्लास में दोस्तों से ज्यादा मेरे जो ज्यादा दोस्त थे वो मेरे से जूनियर क्लासेस के थे, बिकॉज उनके साथ मेरा ज्यादा स्पोर्ट्स की वजह से इंटरेक्शन बहुत ज्यादा था। स्पोर्ट्स की वजह से उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ता अच्छा, गया। इसमें एक चीज है कि 8th क्लास में आपकी माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन थी, एंड देन 9th स्टार्टेड, और उसमें आप इंक्लाइंड होंगे टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, और आपका जो पढ़ाई की तरफ रुझान था वो टोटली ग्राफ नीचे आ गया। तो उसमें घर की तरफ से भी कुछ प्रेशर था स्टडी वाइज, लाइक वो आपको कुछ ऐसे डिस्कस करते थे कि यार ये क्या हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही, और कुछ ऐसा था? मेरा ख्याल है क्योंकि आई पास माई 8th विद द फर्स्ट पोजीशन, तो घर वालों को एक इत्मीनान हो गया था कि जी बच्चा माशाल्लाह बेहतरीन लाइन पे लग गया है, पढ़ाई कर रहा है बड़ी अच्छी, और वहाँ आर्मी स्कूल में भी 9th-10th में बड़े अच्छे मार्क्स लेगा, और देवर काइंड ऑफ फ्री ऑफ एनी वरीज, सेटिस्फाइड थे कि जी बच्चा पढ़ रहा है। तो बट आई न्यू कि ऑब्वियसली मेरा स्टडीज की तरफ से फोकस हट गया हुआ था, एंड आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स फुटबॉल। तो उसमें ये था कि आई पास्ड माय 9th क्लास विद जस्ट द पासिंग मार्क्स, एंड 10th में ये था कि उस वक्त इकट्ठा एग्जाम होता था, 9th-10th का बोर्ड का एग्जाम होता था। 9th का स्कूल का एग्जाम था जो मैंने क्लियर किया, बट बोर्ड का आगे जब एग्जाम था तो आर्मी स्कूल में ये था कि सेंड अप जो एग्जाम है वो सेंड अप्स पे डिसाइड करते थे कि किसी बच्चे का एडमिशन जाएगा या नहीं जाएगा। उसके बाद जो सेंड अप एग्जाम्स हैं उसमें आई फेल्ड मिजरेबली, मुझे किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं मिले, एंड इवन द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज कर्नल यूनुस साहब थे, ही कॉल्ड अ मीटिंग, ही कॉल्ड माय फादर, जो कि आए उस वक्त प्रिंसिपल रूम में, ऑल द टीचर्स वर कॉल्ड इन, सारे लोग बैठे थे, एंड एवरी वन ऑफ देम यूनानिमसली वो डिसीजन हुआ था कि दिस बॉय कैन नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। अच्छा, यानी कि स्टैंड अप फेल्ड हो गया 9th क्लास, स्टैंड अप एग्जाम्स फेल हो गए थे, और दे सजेस्टेड टू माय फादर दैट दिस बॉय इज नॉट फिट फॉर स्टडीज एंड ही शुड लीव द स्कूल। सो आर्मी स्कूल में आर्मी में स्ट्रिक्टनेस होती है, स्ट्रिक्टनेस और असूल और पॉलिसीज बड़ी होती, तो उसमें फिर आई हैड टू मूव टू द सेम स्कूल जो कि हमारी आपने जहाँ से मैंने 8th में फर्स्ट पोजीशन ली थी। बेसिकली मेरी जो 10th क्लास है उसको मैंने रिपीट किया था वापस कैम्ब्रिज स्टैंडर्ड स्कूल में, और वहाँ से फिर मैंने 625 मार्क्स लिए थे, जो कि उस वक्त के हिसाब से अच्छे, आउट ऑफ 850 अच्छे ग्रेड में मैंने वहाँ से पास किया। राइट। अच्छा, अब आपकी एफएससी का जर्नी स्टार्ट हो रहा था, बट आपका जो माइंडसेट था वो इंजीनियरिंग की तरफ था।
राइट, आप मैथमेटिक्स को पसंद करते थे, बट फादर का माइंड मेडिकल की तरफ था, बिकॉज वो ऑब्वियसली मेडिकल प्रोफेशन से कनेक्टेड थे। माशाल्लाह, ही इज वेरी सीनियर डेंटिस्ट, और वो एक बड़ा वेल रिनाउंड सेटअप चला रहे हैं खारिया में। तो उनकी ख्वाहिश थी कि आप एमबीबीएस करें, आपकी ख्वाहिश थी आप इंजीनियरिंग करें। अब ये जो कंफ्लिक्ट था, ये कैसे मैनेज हुआ, और आपका मैथमेटिक्स चलते चलते अचानक कैसे बायो में कन्वर्ट हो गया, इसके हवाले से थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि शुरू से ही मेरा ये एक ख्वाब था कि जी मैं एक इंजीनियर बनूं, और उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरा था कि मैं इलेक्ट्रिकल की तरफ जाऊं। राइट, तो राइट आफ्टर मैट्रिक जो है, जब मैट्रिकुलेशन का एग्जाम पास किया, तो मैंने मैथ की बुक भी ले ली और मैंने एक एकेडमी भी रख के उसको पढ़ना शुरू कर दिया। एंड आई थिंक विद इन 2.5 मंथ्स मैंने पूरा मैथ पढ़ लिया था। अच्छा। तो शौक था। तो एंड जब कॉलेज में एडमिशन का वक्त आया, तो एफजे डिग्री कॉलेज खारिया कैंट में मेरा एडमिशन जो है पहले प्री इंजीनियरिंग में हुआ था। राइट, और मैंने कुछ दिन पढ़ी भी प्री इंजीनियरिंग, बट वाले साहब एज यू सेड कि वो डेंटिस्ट थे, डॉक्टरी शोबे से वाबस्ता थे। तो उनका भी था कि मेरा एक बेटा है तो वो भी डॉक्टरी की तरफ, अपने घर की लाइन की तरफ आए जो डॉक्टरी है। तो उसमें फिर मेरा जो एडमिशन है वो प्री मेडिकल में उन्होंने कन्वर्ट करवा दिया, प्रिंसिपल साहब के साथ डिस्कशन करके। ठीक है। अच्छा। एंड आई फाउंड आउट कि जी मैं इंजीनियरिंग क्लास में नहीं, मैं मेडिकल की क्लास में बैठूंगा, और वो भी मुझे सेकंड शिफ्ट में दाखला मिला था जो शाम को होती थी वहां पे। Right. सेकंड शिफ्ट में जो है फिर मैंने उसको स्टार्ट किया, बट एज यू मतलब जैसे कि मेरा उसमें इंजीनियरिंग के अलावा उसमें मन नहीं लग रहा था, मेडिकल में मेरा इंटरेस्ट कम था, तो उसमें फिर मैंने क्लासेस को बंक करना शुरू कर दिया। तो उसमें आई यूज टू प्ले फुटबॉल अगेन, एंड स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर में ज्यादा, और स्टडीज की तरफ कम रुझान होना शुरू हो गया। बट एट द एंड जो ट्विस्ट उसमें आया, जो मेरी स्टडीज में आया, वो ये था कि आखिरी 3 मंथ में, जब फर्स्ट ईयर के एग्जाम से 3 माह पहले, उन्होंने कहा कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट इकट्ठे बैठ के तैयारी करेंगे, राइट, फॉर एग्जाम। तो उसमें मेरी फिर मुलाकात हुई आमिर और शहबाज जैसे लोगों से, और वो फर्स्ट रो में बैठते थे, बड़े ही अच्छे स्टूडेंट थे। मेरा जब उनसे इंटरेक्शन हुआ तो फिर मेरे अंदर एक तब्दीली आना शुरू हुई। सही। मैंने फिर स्पोर्ट्स से थोड़ा हट के आखिरी 3 महीने वो मैंने अच्छी मेहनत फोकस किया और स्टडीज पे पूरा ध्यान लगा के मैंने फिर 354 मार्क्स लिए थे आउट ऑफ 550, जो कि यकीनन उस वक्त के हिसाब से अप टू द मार्क नहीं थे, बट इट वाज अ डिसेंट अटेम्प्ट। तो फिर सेकंड ईयर में ये था कि सेकंड ईयर में आई ज्वाइंड एन एकेडमी एज वेल, जो प्रोफेसर अल्ताफ साहब वहाँ पे लाला मूसा के मशहूर प्रोफेसर थे, जो खारिया कैंट में एकेडमी भी पढ़ाते थे, एफजे डिग्री कॉलेज में हमारे वहाँ पे भी प्रोफेसर थे। तो वहाँ पे मैंने फिर ज्वाइन किया था उनकी एकेडमी को, एंड वहाँ पे माहौल अच्छा था और पढ़ाई का माहौल था। सारे स्टूडेंट्स जो लाइक स्टूडेंट्स थे उनके साथ थोड़ी कंपनी मिली, जैसे इब्रार खालिद का नाम मैं लूंगा, जोहेब का नाम लूंगा। वो दोनों इस वक्त एक आर्मी में डॉक्टर हैं, एक इस वक्त माशाल्लाह हारिया में ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। फिर इब्रार भट्ट जो है वो खुद डेंटिस्ट हैं। तो ये सारी मेरी कंपनी थी, और उनके साथ जो है पढ़ाई में काफ़ी मतलब उसमें तकवीत मिली और पढ़ने में आसानी हुई। और एक दिन प्रोफेसर अल्ताफ साहब ने क्लास में कहा कि कौन बच्चा है जो पीरियोडिक टेबल ज़बानी याद करके आएगा। तो मैं पहले थोड़ा शाय हो रहा था, लेकिन फिर मैंने हाथ खड़ा किया, और दैट वाज द स्टार्ट ऑफ इट कि मैंने फिर नेक्स्ट डे एकेडमी शुरू होने से 2 घंटे पहले आ गया था, एंड आई सैट इन अ नियर बाय पार्क। वहाँ पे एक बेंच पे बैठ के मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल 2-3 घंटे में उसको ज़बानी याद किया था। आई वॉज एबल टू से कि जी बिल्कुल मैंने सर पीरियोडिक टेबल याद किया है, और सर ने उस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया था, और वहां से ये फिर मेरे अंदर एक शौक पैदा होता गया पढ़ाई का। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर में आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, सो यू आर फीलिंग बैड कि यार ये क्या हो गया है और अब इसको मैं कैसे कवर करूंगा। ठीक है, होता है ना, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से इंसान को अजीब अजीब ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ था? बिल्कुल एक ऐसा एहसास बिल्कुल मौजूद था, और वालिद साहब भी काफ़ी कंसर्न थे, पूरी फैमिली कंसर्न थी इस बारे में कि फर्स्ट ईयर में मार्क्स जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। और सिमिलरली मेरे कज़न हैं, उनका भी ऐसे ही था कि फैसलाबाद में वो पढ़ते थे, और वो भी अप टू द मार्क नहीं कर पाए थे फर्स्ट ईयर में, जस्ट लाइक मी। तो उनके वालिद साहब ने फैसला किया कि हम इकट्ठे बैठ के कुछ प्लान करते हैं। तो उन्होंने फिर अंकल हसन अहमद शाकिर साहब हैं,
मेरे उस्ताद भी रहे हैं और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। उन्होंने ये किया कि वो फिर खारियां हमारे पास मूव हो गए और वहां पे उन्होंने मेरे वालिद साहब से मशवरा किया, तो दे स्टार्टेड टू फिगर आउट कि क्या किया जाए। ठीक है। तो वालिद साहब के एक दोस्त थे, उन्होंने फिर मशवरा दिया कि एक जगह है क्लिनिक और घर के दरमियान में एक घर खाली था जो कि डिस्प्यूटेड घर था, लेकिन अच्छा। वहां पे उनसे इजाजत लेके हमने उसके ऊपर वाले पोर्शन में एक कमरा खाली था जिसमें हम फिर मुकीम हुए। हमने घर छोड़ा, सेकेंड ईयर की स्टडी सारी हमने फिर वहां पे की और वहां पे अबू बकर सद्दीक भी थे जो कि जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो वही थ्री स्टडीड टुगेदर और हमने दिन रात मेहनत की उसमें। नो डाउट कि हर तरह की सपोर्ट मेरे वालिद साहब की और अंकल हसन की हमें हासिल थी। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ईयर जो है वो बहुत अच्छे नंबरों से पास की सही और फर्स्ट ईयर की जो अच्छा, कमी थी वो उसमें कवर की। इसमें बड़ी अहम बात यह है कि आपका घर सिर्फ ऑलमोस्ट आई थिंक आधा किलोमीटर की दूरी पे था। नहीं, इट वाज Right. जस्ट 100 मीटर्स। 100 मीटर्स, और आप घर में नहीं रह रहे थे, आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे थे लाइक जो बड़ी लाइक वीरान और ऐसी प्लेस है, जस्ट फॉर योर कॉज के आपने कुछ अचीव करना है, लाइक आपने इस फेज को कवर अप करना है, राइट? बिल्कुल, वो जो जगह थी वो उस वक्त शुरुआत में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उधर सिर्फ पढ़ाई होती थी जी जी। और कुछ नहीं होता था। तो यू नो के घर जो है शाजो नाजर ही हम जाते थे। बहुत ही कुछ जरूरी काम होता था तो जाते थे या अम्मी से मिलने चले गए। अदरवाइज हमने लिटरली स्पीकिंग हमने घर को छोड़ दिया था फॉर द सेक ऑफ आवर फ्यूचर एंड फॉर द सेक ऑफ आवर स्टडीज। और उसमें फिर हमने वो जो मेहनत की वो फिर ऑब्वियसली उसने हमें हेल्प किया कि हम सेकेंड ईयर में मैंने भी और मेरे साथ जो मेरे कजन कोलीग हैं और अबू बकर सद्दीक ने भी, उन्होंने भी अच्छे मार्क्स से उसको क्लियर किया। और अबू बकर जो है वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में एक नामवर कंपनी के इस वक्त ऑनर है और माशाल्लाह ही इज अ बिलियनियर नाउ। तो जरूर याद करते होंगे वो वक्त हमारा। जी जी। अच्छा, इसमें एफएससी आपकी क्लियर हो गई, आपने सेकेंड ईयर में एफर्ट की, स्कोर अच्छा बन गया, लेकिन अब आपका एंट्री टेस्ट का एक जर्नी था जो कि बहुत चैलेंजिंग होता है एमबीबीएस में एडमिशन अचीव करने के लिए। तो अभी आपकी क्या मोटिवेशन थी? आपको लग रहा था एडमिशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, या आप कह रहे थे कि यार बस एक इस बार ना ट्रायल करते हैं एंट्री टेस्ट का, तो फिर नेक्स्ट देखेंगे इसको? मेरा तो ख्याल था कि मुझे अटेम्प्ट नहीं लेनी चाहिए। तो मैं क्योंकि मेरे मार्क्स कम थे, इट वाज 793 आउट ऑफ 1100 जो कि उस वक्त के हिसाब से कम थे। लेकिन वालिद साहब ने मुझे मोटिवेट किया कि आप जाओ और आप कोशिश करो, एक दफा बैठो ताकि एक नो हाउ हो कि एंट्री टेस्ट कैसा होता है और उसका एक एक्सपीरियंस लेके आओ। तो जिसपे मैंने फिर ज़हन बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 महीने जो थे वो डट के मेहनत की। एंट्री टेस्ट में आई अचीव्ड ऑलमोस्ट 900 मार्क्स, लेकिन जो एग्रीगेट बना था उसमें मुझे एडमिशन नहीं मिला। राइट। देन आई केम बैक टू खारियां और फिर दोबारा से वो जो एक साल की मजीद जो मेहनत थी वो शुरू हुई टू इम्प्रूव माय फर्स्ट ईयर। उसी जगह पे मैंने फिर लाहौर चला गया और वहाँ पे एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू की। एंड सिमिलरली मैंने लाहौर की जो 2-3 टॉप की एकेडमीज हैं वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया और विद इन 4 मंथ्स थे ऑलमोस्ट मेरे पास, उसमें मैंने कंप्लीट तैयारी करके तो एंट्री टेस्ट पूरी मैंने मेहनत से दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा एंट्री टेस्ट जो है उसमें मैंने आई गॉट 960 मार्क्स। राइट, माशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके फादर जो थे वो माशाल्लाह स्टेबल थे फाइनेंशियली, और अगर आप चाहते तो वो आपको सपोर्ट करते, वो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको एमबीबीएस करवा सकते थे। बट आपकी एक पॉजिटिव मोटिवेशन थी कि मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही एडमिशन सिक्योर करना है ऑन बिहाफ ऑफ माय एफर्ट, और मैं वहां से ही एमबीबीएस करूंगा। तो इसके पीछे क्या साइकी थी आपकी? देखिए, इसके पीछे यही था कि जी मेरिट जो था वो उस वक्त काफी ऊपर चला गया हुआ था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का। और मेरे जो कुछ दोस्त थे जिनके साथ मैंने सेकंड ईयर में जैसे बताया कि इब्रार है, इब्रार खालिद, इब्रार भट्ट थे, जोहेब थे, और उन्होंने गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में दाखिला ले लिया हुआ था। सो दैट वाज माय मोटिवेशन कि मैं भी चाहता था कि मैं भी उस मेरिट पे जाऊं और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में। ऑल्दो ये था कि ऑब्वियसली फादर जो है एक बैकअप द माइंड में बात होती है कि जी अगर नहीं हुआ तो प्राइवेट में पढ़ लेंगे, लेकिन आई ट्राइड माय मैक्सिमम माय बेस्ट फॉर टू रीच अप देयर इन द गवर्नमेंट एंड आई एंडेड अप इन द सेकंड टॉप मेरिट मेडिकल कॉलेज ऑफ पंजाब। माशाल्लाह। जब आपने मेरिट लिस्ट चेक की एंड यू फाउंड योर नेम, तो उस टाइम आपकी जो एक्साइटमेंट थी वो ऑब्वियसली टॉप ऑफ द नोड होगी।
उस एक स्पेसिफिक मोमेंट के बारे में शेयर करें कि वो क्या एक्साइटमेंट थी उसमें। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में इतने अच्छे टॉप के सेकंड मेरिट में, किंग एडवर्ड के बाद सिर्फ इलामा इकबाल का नाम था, उसमें मेरा आ जाएगा मेरिट पे नाम। तो रावलपिंडी की लिस्ट में देखा तो मेरा नाम नहीं था। फिर मैंने निश्तर की जो लिस्ट है उसमें देखा कि गालिबन मेरा चौथे नंबर के मेडिकल कॉलेज में चला गया। जब उसमें भी नाम नहीं देखा तो समवन सजेस्टेड कि आप इलामा इकबाल की लिस्ट में देखें। राइट। तो उसमें जब देखा तो इट वाज इन द लास्ट फ्यू नंबर्स 194 मेरिट नंबर था। तो उसकी तो ऑब्वियसली कोई खुशी की इंतहा नहीं थी और एवरीवन वाज हैप्पी। यस, माशाल्लाह माशाल्लाह। देन योर एमबीबीएस जर्नी वाज स्टार्टेड एट इलामा इकबाल कॉलेज, और वहां पे ऑब्वियसली मेडिकल की जो स्टडी होती है वो टफ होती है। वो जो आपके 5 साल होते हैं वो एक्सट्रीमली एक टफेस्ट फेज होता है, जिसमें सम टाइम यू फील एग्जॉस्टेड, सम टाइम यू फील कंप्लीटली लाइक एक ऐसी सिचुएशन के यार ये छोड़ दो, दफा करो और कुछ और कर लो। लेकिन यू डिड वेल और वो सारा फेज माशाल्लाह अच्छे से गुजर गया। अब आज आप माशाल्लाह एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, बैरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने से लेकर वो जो इलामा इकबाल में आपकी हाउस जॉब कंप्लीट होने तक का ये जो सारा इंटरवल है, इसमें आपने बड़ी एफर्ट की है, बहुत स्ट्रगल किया है, और आपने माशाल्लाह ये सारे चैलेंजेस अबूर करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। उसके बाद क्या हुआ? हाउस जॉब के बाद आपने एफसीपीएस का माइंडसेट बना लिया, यू केम बैक होम। तो यहाँ से फिर क्या जर्नी था? जी बिल्कुल। हाउस जॉब मैंने जिना हॉस्पिटल लाहौर में की थी। मैंने 1 साल की हाउस जॉब मैंडेटरी होती है, वो मैंने अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट जिना हॉस्पिटल में कंप्लीट की। और उसके बाद फर्दर आई कुड कंटिन्यू देयर, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं वापस जाऊंगा और मैं अब एफसीपीएस की तैयारी करूंगा, क्योंकि सिंपल एमबीबीएस की ऑब्वियसली यू नो के वर्थ उतनी नहीं थी और यू हैड टू डू समथिंग फर्दर स्पेशलाइजेशन के लिए कि वो करें आप, और उसके बाद फिर आगे आप निकलें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे जाएं। तो मैं फिर वापस गया और एफसीपीएस पार्ट 1 की तैयारी शुरू की, जो कि डॉक्टर मामून आफ्ताब के साथ थी। मेरे अबू के दोस्त हैं डॉक्टर आफ्ताब साहब, उनके बेटे थे, वो भी तैयारी कर रहे थे पार्ट 1 की। तो मैंने तब भी घर को फिर छोड़ा और 2 महीने उनके पास मुकीम रहा। उनके हॉस्पिटल में एक कमरा था जिसके अंदर हम पढ़ते थे और वहीं पे सोते थे और वहीं पे हम खाते थे। और अच्छा। ऑब्वियसली वो भी एक फेज ऐसा था कि जिसमें I had to work very hard to pass my FCPS Part 1 in the very first attempt. राइट राइट। आपको कार्डियोलॉजी आपने चूज किया, आपको प्रोफेशन ये पसंद था, कार्डियोलॉजिस्ट बनना आपको अच्छा लगता था। इसकी वजह क्या थी? कोई स्पेसिफिक रीजन थी या वैसे ही आपको शौक था कि नहीं मैंने कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना है? शुरू में तो नहीं इतना था, लेकिन जब मैंने मेडिसिन की ट्रेनिंग शुरू की जिना हॉस्पिटल में, मैंने पास माई एफसीपीएस पार्ट 1, तो मेडिसिन में ये था कि अप फ्रंट उस वक्त ये होता था कि यू हैड टू सेलेक्ट आइदर मेडिसिन, वो मेरिट बेस्ड था। ठीक है। या मेडिसिन में आप कंटिन्यू करेंगे, वो 4 इयर्स का एफसीपीएस प्रोग्राम था, या आप किसी स्पेशलिटी में जाएंगे जो कि 5 ईयर का प्रोग्राम था। तो मुझे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशलिटी की सीट मिली थी, और ग्रुप ए या ग्रुप बी में जिस भी स्पेशलिटी में आप जाएं, आपको कार्डियोलॉजी दोनों में आप रख सकते थे। राइट। एंड ऑब्वियसली कार्डियोलॉजी उस वक्त का टॉप मेरिट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई अचीव दैट टॉप मेरिट और मुझे जिना की भी सीट ऑफर हुई, बट आई एक्चुअली डिड नॉट गो देयर, क्योंकि उन दिनों में यहाँ बैरिया टाउन में हमने अपना घर भी बनाना शुरू कर रखा था। तो बैरिया टाउन में जब मैं आया तो समबॉडी टोल्ड मी कि यहाँ पे बैरिया हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे आई वाज इन सर्च ऑफ सम जॉब एज वेल के और ट्रेनिंग जॉब आगे कंटिन्यू करने के लिए कार्डियोलॉजी को। तो उसमें समवन सजेस्टेड कि बैरिया हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मेरे एक पुराने दोस्त से मेरी मुलाकात हुई सीसीयू में, और बैरिया हॉस्पिटल अप्रूव हो चुका था ट्रेनिंग के लिए। वो भी गालिबन आई वाज द फर्स्ट वन जिसको पता चला था, क्योंकि दे हैड अप्लाइड फॉर 2 इयर्स, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया था कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से। तो वो फिर नोटिफिकेशन जब मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दिखाया तो ही वाज क्वाइट हैप्पी, और फिर मेरा आई वाज द ओनली वन कैंडिडेट। उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया और उन्होंने राइट अवे मुझे रख लिया। उन्होंने कहा कि आप आए और ट्रेनिंग पे ज्वाइन करें। एंड ही वाज प्रोफेसर नोमान नसीर, जो कि मेरे फिर उस्ताद रहे। 3 साल उन्होंने मुझे कार्डियोलॉजी सिखाई, उसकी सारी बेसिक्स मेरी जो कार्डियोलॉजी की है वो प्रोफेसर नोमान नसीर साहब ने। नाइस, माशाल्लाह। यानी कि बैरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ही आपने अपनी कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग स्टार्ट की।
हमारे जो देखने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि वो कार्डियोलॉजी में अपना करियर परस्यू करें, तो उनके लिए आप क्लियर कर दें कि आप जब कार्डियोलॉजी में अपना पहला कदम रखते हैं तो आपको इस ट्रेनिंग से ही वो सारा जर्नी स्टार्ट करना पड़ता है। ऑब्वियसली अभी जो करंट चल रहा है उसमें ये है कि यू हैव टू कंप्लीट योर मेडिसिन एंड देन यू गो 2 years मेडिसिन करते हैं और फिर आप 3 साल के लिए कार्डियोलॉजी डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट में जाते हैं, या अगर आपके उसी पेरेंट इंस्टीट्यूट में जहाँ मेडिसिन की है वहाँ पे अवेलेबल है डिपार्टमेंट तो आप वहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरे केस में ये था बिकॉज मेरे ट्रैवलिंग के इश्यूज थे और मेरे इधर जो हमारा घर बन रहा था बैरिया में, तो दैट्स वाई मैंने फिर इसको प्रेफर किया था। और उस वक्त क्योंकि ट्रेनिंग पहले नहीं हो रही थी तो इट वाज अ टफ डिसीजन कि मैं इसको सेलेक्ट करूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दैट केम आउट टू बी अ गुड डिसीजन। और मैं जो मेडिसिन में या कार्डियोलॉजी में जो अपना करियर देख रहे हैं उनको यही कहूंगा कि वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग अपनी ओरिएंटेशन कार्डियोलॉजी के बनाए, ठीक है, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट ट्रेनिंग इन कार्डियोलॉजी सो इट टेक्स यू 1 year और सो जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ कार्डियोलॉजी, क्योंकि ईसीजी जो है सिर्फ ईसीजी को समझने में आपको साल भर लग जाता है Right. और एको फिर इस तरह समझने में और स्ट्रेस टेस्ट समझने में और फिर आप क्लिनिकल कार्डियोलॉजी को समझने में। सो इसमें जो है आप शुरू से अपना जहन साजी करें और उसमें आप शुरू से मेहनत शुरू कर दें, गोल डायरेक्टेड जो ओरिएंटेड जो है मेहनत अपनी शुरू करें। राइट। अच्छा डॉक्टर सोहेल, हमने आपसे ये जाना एनआईसीवीडी एक इंस्टीट्यूट है, वो पूरे पाकिस्तान के लेवल पे माशाल्लाह कार्डियोलॉजी की बहुत आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इवन के उसकी ट्रेनिंग जो है वो वर्ल्ड लेवल पे रिकग्नाइज्ड है और बहुत आउटस्टैंडिंग वो काम करवाते हैं लोगों को। तो वो एक्सपीरियंस शेयर करें। और उस टाइम में आपकी फैमिली इधर थी बैरिया टाउन लाहौर में, आप फैमिली को छोड़ के वहां पर शिफ्ट हुए कराची, तो वो डिसीजन आपने कैसे लिया? वो इजी था, मुश्किल था? फिर वहां पे आपका टाइम कैसा गुजरा? इस सारे जर्नी को थोड़ा सा हमारे साथ क्लियर करें। मेरा ख्याल है बीच में कुछ आप स्किप कर गए कि मेरा जो पार्ट 2 था अल्हम्दुलिल्लाह वो दैट आई पास्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एज वेल। तो उसके बाद जो है आई मूव टू शरीफ मेडिकल। राइट। शरीफ मेडिकल का जो 1.5 साल है दैट आल्सो मेड माय बेसिस ऑफ माय करियर, फ्यूचर करियर आगे जो मैंने परस्यू करना था। और जब मेरा फाइनल ईयर ऑफ एफसीपीएस ट्रेनिंग था देन आई गॉट सम बैक एक। तो उसमें जब वो इन्वेस्टिगेशन हुई तो दैट केम आउट कि जी उसमें कोई लीन है, देयर इज अ मैस ग्रोथ ऑन द बोन, और सर्जन ने सजेस्ट किया कि ऑपरेट करना होगा। सो आई अंडरवेंट अ स्पाइन ऑपरेशन इन माय फाइनल ईयर ऑफ ट्रेनिंग, और जो कि बाद में कॉम्प्लिकेट हो गया। आई पास माय एफसीपीएस उसी साल, लेकिन उसके बाद जो है दैट पेन कंटिन्यू। तो इवन द सर्जन जिससे मैंने ऑपरेट करवाया था उन्होंने भी दोबारा रीओपन नहीं किया, रीऑपरेट नहीं किया, ऑल्दो आई वाज इन क्वाइट मच पेन। और उसमें ये था आई वांटेड टू डू इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी बट ऑब्वियसली दैट बैक एक वाज अ हिंडरिंग फैक्टर, यू नो। तो फिर मैंने एक मेरी मुलाकात हुई एक स्पाइन सर्जन से जो कि बहुत अच्छे और कॉम्पिटेंट थे। उन्होंने मेरा रीडू ऑपरेशन किया दोबारा और मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने चलने के काबिल हुआ। मैं पहले चलने में बैठने में मुझे तकलीफ होती थी काफ़ी, और फिर जो सेकंड स्पाइन सर्जरी है उसके बाद आई गॉट फिट और फिर आई परस्यूड फॉर फर्दर स्टडीज, क्योंकि मेरा ये मानना था कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी ही टॉप है इस फील्ड का, तो आई शुड गो एट द टॉप ऑफ द फील्ड। राइट। उसके लिए मैंने फिर मेहनत शुरू की और एनआईसीयूडी के मेरिट पे आया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद कराची गया 2 साल के लिए। डिसीजन बहुत टफ था ऑब्वियसली, फैमिली को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना। उसमें मेरे वारिस साहब का बहुत उन्होंने बैक सपोर्ट की, मेरी वाइफ ने, मेरी मदर ने, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आपको जाना चाहिए। और ऑल्दो यू नो कि कराची इज़ अ टफ सिटी टू लिव और वहाँ पे काफ़ी सारे मसाइल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो फेज़ था, वो पीरियड था, और वो टफेस्ट ट्रेनिंग का जो पार्ट है, जो 2 years की ट्रेनिंग है जो वहाँ पे होती है, जो कि इतनी टफ ट्रेनिंग कहीं नहीं होती पूरी दुनिया में। और बहुत अच्छा उन्होंने निज़ाम बनाया है एनआईसीयूडी वालों ने, आई मस्ट अप्रिशिएट देम। सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है और उस जैसा जो इंस्टीट्यूट है हमारे पंजाब में भी होना चाहिए जहाँ पे पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज की सहूलियात मुयसर हो। तो वो कंप्लीट करके देन आई केम बैक and then I joined again my parent institute, बहरिया इंटरनेशनल। एंड यहाँ पे 1.25 साल हो गया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हुए, और यहाँ पे मेरी सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही हैं, स्मूथ जा रही हैं।
और क्वालिटी पे फोकस होता है और Right. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशेंट्स बड़े सेटिस्फाइड है अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, तो अभी आप फुल टाइम बैरिया इंटरनेशनल के साथ कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आपकी ऑन कॉल सर्जरीज भी होती हैं ऑब्वियसली। लाइक इस फील्ड में आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि आपके फिक्स्ड ड्यूटी आवर्स हैं और उसके बाद आप जस्ट चिल कर रहे हैं। आप हर वक्त ऑन ड्यूटी हैं, ऐसे कहा जाए तो मेरा ख्याल है गलत अभी ही है। आपके सामने थोड़ी देर पहले एक जी, कॉल जी। आ चुकी है कि हमारे हमारे का पेशेंट आ गया है। इंटरव्यू के दौरान आपकी एक सर्जरी कॉल आ गई है। इंटरव्यू के दौरान कॉल आई है एंड आफ्टर फिनिशिंग दिस आई थिंक द पेशेंट विल बी रेडी इन द लैब। आई हैव टू ऑपरेट इन यस। जी जी, दैट्स फाइन। अच्छा, आपने गवर्नमेंट जॉब की जो पोजीशन थी वो छोड़ी, और आजकल के जो हमारे बच्चे हैं जो एमबीबीएस करते हैं उनका बड़ा शौक होता है गवर्नमेंट की वो वैकेंसी हासिल करना, तो वो इजी डिसीजन था एंड यू आर टोटली सेटिस्फाइड विद दैट? देखिए मैंने जब एफसीपीएस कंप्लीट किया तो आई वाज इन शरीफ मेडिकल जहाँ 1.5 साल मैंने गुजारा। वहां से फिर आई अप्लाइड फॉर एसआर शिप इन पीआईसी राइट। पंजाब कार्डियोलॉजी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1.5 साल इंतजार करने के बावजूद देयर वाज नो न्यू सीट क्रिएटेड। और मेरा Okay. बहुत ये एक था कि मैं पंजाब कार्डियोलॉजी में जाता और एक गवर्नमेंट के अच्छे इदारे में मैं सर्व करता, बट अनफॉर्चुनेटली दैट कुड नॉट हैपन एंड आई हैड टू गो फॉर ट्रेनिंग टू कराची। और फिर कराची से वापसी पे ऑब्वियसली मैंने जिस इंस्टीट्यूट में पहले सर्व किया था, अपनी ट्रेनिंग ली थी, उसी में मैंने फिर प्रेफर किया सर्व करने को बिकॉज ऑफ माई सुपरवाइजर प्रोफेसर नुमान नसीर साहब। राइट, दैट्स फाइन। अच्छा डॉक्टर सोहेल, आप माशाल्लाह अब आप एक एक्सपीरियंस्ड लेवल पे काम कर रहे हैं और एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी के आप केसेस डील करते हैं बैरिया हॉस्पिटल में। क्या आप लाइक ये एक ऐसा डोमेन है मेडिकल फील्ड का जो कि बहुत क्रिटिकल है, लाइक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग इट, और इसमें गलती की कोई माइनर गुंजाइश भी नहीं होती। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आपको अपना 200% बेस्ट देना पड़ता है। क्या आपको कभी लाइक एट स्टार्ट ऑफ योर करियर जब आप इस सब में इन्वॉल्व थे प्रोसीजर्स में, लाइक सम टाइम एवर यू फील डाउन कि यार पेशेंट जो है वो एक्सपायर भी हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर या ऐसा कुछ, तो हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस एंड एवरीथिंग ड्यूरिंग दैट? बिल्कुल इसमें ये था कि व्हेन आई स्टार्टेड माय इंटरवेंशनल ट्रेनिंग तो दैट वाज इन द हाईएस्ट वॉल्यूम सेंटर इन द वर्ल्ड। एनआईसीयूडी इज करंटली द हाईएस्ट वॉल्यूम सेंटर जहाँ पे हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा केसेस आते हैं। अच्छा। एक सिर्फ कराची के जो इंस्टीट्यूट है उसमें 24 घंटे में 40 के करीब जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं उनको स्टैंड लगाए जाते हैं। राइट। और इसी तरह 9 इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर सिंध जहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। यानी 9 सब यूनिट्स हैं उस मेन यूनिट 9 उसके सैटेलाइट सेंटर्स हैं और आपने उन सब में मैंने काम सब किया? में काम किया है। पूरे सिंध में मैंने जाके इवन मिट्टी जैसे इलाके में जहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है इंडिया का राजस्थान के पास है वहां पे भी जाके मैंने अपनी सर्विसेज दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें यह है कि वी हैड टू टेक ऑल द पेशेंट्स यू नो। उसमें हाई रिस्क पेशेंट्स भी होते थे, वेंटिलेटेड पेशेंट्स भी होते थे, लो रिस्क भी होते थे, हर तरह के बूढ़े जवान फीमेल्स मेल्स, तो सारे किस्म हर किस्म के पेशेंट्स होते थे। और उसमें ऑब्वियसली जब हाई रिस्क पेशेंट का प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो उसमें बाज़ उसकी उसमें एक्सपायर भी हो जाते हैं पेशेंट्स। उसमें शुरू में तो मुश्किलात आती हैं ऑब्वियसली कि उसको जो डिप्रेशन का फेज आता है, एग्नी का फेज आता है, ऑब्वियसली वी हैव टू टेल द फैमिलीज देयर लव्ड वंस आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड, तो दैट्स अ वेरी टफ पार्ट। और शुरू में यू हैव सम स्लीपलेस नाइट्स एज वेल और ऑब्वियसली एक डिप्रेशन और उसका फेज आ जाता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्योंकि वी आर डीलिंग विद इट ऑन अ डे टू डे बेसिस, जी जी। सो अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे देते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि हम उस चीज को कोप करें। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जिस पे हम उसके साथ फुली कोप कर सकते हैं और अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रख के हाई रिस्क प्रोसीजर भी कर सकते हैं और फिर फैमिलीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अबाउट आउटकम्स। राइट राइट, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और इस्तकामत दें इन चीज़ों को हैंडल करने की। अच्छा, हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि लाइक केयर नहीं करते और केयरलेसनेस का बहुत ज्यादा मुजाहरा करते हैं। हार्ट अटैक आता है तो उसके बाद ऑब्वियसली एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी का प्रोसीजर होता है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, हार्ट अटैक आने से पहले क्या कुछ सर्टन सिम्टम्स हैं कि पता चल सके कि यार कुछ ऐसा
खुदा न खास्ता हो जाएगा या बॉडी कुछ इस तरफ जा रही है, ऐसा कुछ होता है या नहीं होता? देखिए, हार्ट अटैक हैपन सडनली, राइट। ठीक है, ये इसका प्रोड्रोमल फेज है, सच नहीं। व्हेन हार्ट अटैक स्टार्ट्स, इट जस्ट स्टार्ट्स, ओके। सो लेकिन आपको बेसिकली देखना है कि उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। उसको आप जो कंट्रोलेबल, उसके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको अगर आप कंट्रोल कर लें, और जैसे कि शुगर है, अब शुगर को अच्छे कंट्रोल में रख लें, उसका जो आपका HbA1c परसेंटेज है, जिसको 3 महीने की शुगर की एवरेज भी कहते हैं, उसको आप एक 7% के आसपास रख लें। ठीक ब्लड है। प्रेशर को कंट्रोल में रख लें। अपने कोलेस्ट्रॉल नंबर साल में एक दफा अगर आप करवा लें, खाली पेट 12 घंटे कोलेस्ट्रॉल नंबर्स करवा लें, और अगर कोई स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं और वो उसको क्विट कर दें, तो ये कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आप कंट्रोल करके काफी हद तक आप अपना रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंड हार्ट अटैक आप अपना कम कर लेते हो। लेकिन व्हेन इट हैपेंस, इट जस्ट हैपेंस, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि उसमें इफ यू फील लाइक जी चेस्ट में हैवीनेस हो रही है, दबाव हो रहा है, घुटन हो रही है, या चेस्ट पेन, बाज लोगों को बाएं बाजू की पेन होती है, बाज लोगों को सिर्फ जबड़े में पेन होती है, गले में घुटन होती है, विद वॉकिंग एक्सर्शन के साथ अगर वो बढ़ रही है और रेस्ट करने से बेहतर हो रही है, then that's an alarming sign. उनको Heart attack फौरन it will continue, but stable angina may it will settle with rest. So if it is continuing, then this probably can be heart attack. You have to rush to the nearest emergency room to get immediate medical attention. और उसमें फिर obviously फिर अगला जो उसका मरला है वो दाखिले का है, और एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, वो जो ब्लॉक्ड सही। आर्टरी है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ है, उसको खोलने का मरला है। राइट, यानी कि आपकी ये सजेशन है कि अगर कोई पेन फील करे किसी भी तरह की चेस्ट में या जबड़े में या बाजू में, तो उनको फौरन इस चीज को सीरियस लेकर हॉस्पिटल को अप्रोच करना चाहिए। अच्छा, हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी प्रोसीजर होता है उसमें क्या सबसे पहले ईसीजी वगैरह की जाती है? सबसे पहले ईसीजी और वाइटल्स होते हैं पेशेंट के, और ईसीजी की बुनियाद पे और क्लिनिकल जो सिम्टम्स है, साइन एंड सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके इन कंजंक्शन विद दैट उनको मिला के फिर देखा जाता है मरीज को, और फिर डिसाइड किया जाता है। एक टेस्ट होता है जिसको ट्रोपोनिन का टेस्ट कहते हैं, वो ट्रोपोनिन टेस्ट बाज कर करवाना होता है टू सी कि जी पेशेंट को वो एंजाइम, कार्डिक एंजाइम लीक हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो लीक हुआ है तो डेफिनेटली फिर वो एडमिशन और फिर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की तरफ जाना पड़ सकता है। राइट। अच्छा, ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि आप एक इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं, और उस हॉस्पिटल में जो सर्विसेज हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल की हैं, इक्विपमेंट इंटरनेशनल लेवल का है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता क्वालिटी पर्सपेक्टिव से ट्रीटमेंट के लिए। तो आपके पास जो अभी सेटअप है, यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड के जो सहूलियात आपको मुहैया है वही कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर अवेलेबल होनी चाहिए एक अच्छा ट्रीटमेंट करने के लिए? जी बिल्कुल, जिस इंस्टीट्यूट में मैं अभी जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, दैट इज बैरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डिक सेंटर है, जहाँ पे हमारे पास हर तरह की दिल के मुआलजे के लिए सहूलियात मुयसर है। इवन ये कि हमारे पास रोटाब्लेटर की फैसिलिटी भी है। जिन आर्टरीज में ज्यादा कैल्शियम हो, जो आर्म स्टेंट से नहीं खुल सकती, उसमें हम एक खास किस्म की डायमंड टिप की ड्रिल होती है, वो 2 लाख रेवोल्यूशन पर मिनट या 1,80,000 रेवोल्यूशन पर मिनट पे दिल की आर्टरी के अंदर वो ग्राइंड करती है आर्टरी की कैल्शियम को। वी हैव इंट्रावेस्कुलर इमेजिंग, एक अल्ट्रासाउंड बाहर से होता है, इंट्रावेस्कुलर इमेजिंग अल्ट्रासाउंड है जो हम दिल की शरेयान के अंदर जाके करते हैं और दिल की शरेयान को देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास जदीद सहूलियात कार्डिक सर्जरी की भी हैं। टावी जैसा प्रोसीजर जो कि अभी नया इवॉल्विंग प्रोसीजर है हमारे जैसे कंट्री में, जो दुनिया में तो बहुत हो रहा है, लेकिन हमारा जो इंस्टीट्यूट जो हॉस्पिटल है बैरिया हॉस्पिटल, वो टावी के लिए ऑफिशियली अप्रूव हो चुका है। और टावी में बगैर सीना चाक किए दिल का वॉल जो है, एओर्टिक वेल्व जो है, वो तब्दील किया जा सकता है। खास तौर पे एल्डरली पेशेंट्स में जो सर्जरी की तरफ नहीं जा सकते, जो हाई रिस्क होते हैं सर्जरी के लिए, तो इस जैसी सहूलियात भी हैं। सो वी हैव अ ब्लेंड ऑफ ईच एंड एवरी लेटेस्ट कार्डिक फैसिलिटी अवेलेबल विद अस, और आगे मजीद भी इसको बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। आपको आई थिंक एक केस भी टेकअप करना है, तो लेट्स कंक्लूड दिस। 2-3 क्वेश्चंस के साथ इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। आप इंजीनियर बनना चाह रहे थे, बन कार्डियोलॉजिस्ट के। इन करंट टाइम आज आप कैसा फील करते हैं? नाउ यू आर फीलिंग के यार
ये जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ एंड नाउ आई एम वेरी फुली सेटिस्फाइड विद इट। या अभी भी कहीं ना कहीं वो याद आता है कि यार इंजीनियर ही बन जाना था। मेरा ख्याल है कि आज मैं सोचता हूँ कि कार्डियोलॉजी ही मेरे लिए फील्ड था, राइट क्योंकि इसमें मैं लोगों की खिदमत भी कर सकता हूँ और जी। दुआएं भी उनकी ले सकता हूँ, और ये इबादत भी है। और ये इबादत भी है बिल्कुल। और आई एम फुली फुली सेटिस्फाइड विद दिस फील्ड। और गालिबन जो है डेस्टिनी जो है वो इंसान को अपने असल की तरफ ले आती है कि बिल्कुल। जो अल्लाह पाक ने इंसान के लिए लिखा होता है अल्टीमेटली वो उसी तरफ ही आता है। तो Right. ऑब्वियसली ये फैसला अल्लाह का था, तो वी हैव टू अबाइड बाय इट। राइट अच्छा, यहाँ मैं एक क्वेश्चन ऐड करूंगा। आज वो बच्चे जो चाहते हैं कि हम किसी और फील्ड की तरफ जाएं, हम इंजीनियरिंग करें, बट देयर पेरेंट्स वांट कि वो एमबीबीएस करें, आप क्या सजेस्ट करेंगे उन बच्चों को या पेरेंट्स को कि क्या माइंड ओरिएंटेशन होनी चाहिए इस हवाले से? मेरा ख्याल है कि इस पे एक कंबाइंड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द किड एज वेल। ये नहीं कि सिर्फ जो पेरेंट्स चाहते हैं उसी तरफ। बाज़ मैंने देखा है कि बच्चे बिल्कुल अपने ट्रैक से हट भी जाते हैं कि इफ समवन वांट्स टू डू कंप्यूटर साइंसेज और उसको मेडिकल रखवा दिया जाए तो उसका बिल्कुल इंटरेस्ट स्टडीज में खत्म भी हो जाता है। राइट तो मेरा ख्याल है कि बच्चे के जहन को भी समझना चाहिए कि बच्चा क्या चाह रहा है, और अगर वो फिजिबल है इन रियल वर्ल्ड तो उसको अप्लाई किया जा सकता है। और उसमें बहुत से ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल हैं। यू कैन डिस्कस विद योर कोलीग्स जो सोसाइटी में जो अच्छे ओहदों पे लोग हैं उनके साथ। यू कैन डिस्कस कि जी अपने बच्चों के लिए कौन सा फ्यूचर के लिए फैसला अच्छा है, और उसमें लोग आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ऑनलाइन ऐसे पोर्टल्स मौजूद है जहाँ पे यू पीपल कैन हैव हेल्प, और आप खुद से भी फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल राइट आपकी जो सर्विसेज हैं उनके रिलेटेड एक तो क्वेश्चंस को ऐड करते हैं और फिर कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। जो एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी का एक पूरा प्रोसीजर है वो कितना टाइम लेता है, और उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इंटेंसिटी होती है, वो किस लेवल की होती है, या एक नॉर्मल सा प्रोसीजर ही होता है? देखें, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, यू नो, कि आप उस वक्त तक आप दिल तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली। सो वी जनरली डू बाय द रेडियल आर्टरी, जो हाथ की नब्ज है, इससे हम बहुत ही पिन होल करके वहां से जाते हैं माइक्रो कैथेटर्स और कैथेटर्स लेके, और उसमें से जाके दिल की शरियानों में उसकी जो ब्लॉकेज है उसको हम खोल के स्टेंट से या बैलून से व्हाटएवर, तो फिर हम बाहर निकलते हैं एंड द पेशेंट इज फिट विद इन 3 to 4 आवर्स में उसको हम चला के घर भी भेज सकते हैं। सो इट डिमांड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किल। राइट तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अचीव्ड द स्किल, और हमारे पास वो सारी सहूलियात भी हैं जो इस मकसद के लिए यूज होती हैं। इसमें जो एंजियोग्राफी का टाइम है वो तकरीबन, अगर स्मूथली हो जाता है प्रोसीजर, तो 10 से 15 मिनट लगते हैं वंस द पेशेंट इज रेडी। लेकिन बाज का पेशेंट्स की यू नो कि एवरीवन इज सिचुएशन ऐसी है, एनाटमी भी डिफरेंट होती है। बाज का आर्टरीज कुछ ऐसी जगहों से निकल रही होती है पेशेंट की, उसमें टाइम भी लगता है उसको एंगेज करते हुए। कैथेटर्स चेंज करने होते हैं और डिफरेंट शेप्स के कैथेटर्स होते हैं, बट इफ इट इज अ स्मूथ प्रोसीजर तो 10 से 15 मिनट में वी आर डन विद एंजियोग्राफी पार्ट। लेकिन जब एंजियोप्लास्टी है उसमें इट वेरीज कि बाज का इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लॉकेज टाइप ए जिसको लियन हम कहते हैं, उसमें वी कैन पुट इन स्टेंट इन लाइक 15-20 मिनट्स। बाज का इट्स अ कम्प्लेक्स थिंग, जिस तरह शुगर के मरीज, एल्डरली पेशेंट्स जो होते हैं और क्रॉनिक स्मोकर्स जैसे होते हैं, उनमें आर्टरीज गेट वेरी मच थिकन्ड एंड कैल्सिफाइड। तो उसमें इट टेक्स मच मोर एफर्ट कि वो स्टेंट को खोलने में, बैलूनिंग करने में, इवन उसमें फिर न्यूअर टेक्निक्स में हमें यूज करनी पड़ती है। तो उसमें स्टेंटिंग कैन गो एज मच एज 4 to 5 आवर्स ऐसा। राइट पिछले दिनों हमने एक पेशेंट, यंग मिडिल एज पेशेंट था, जिसके टांग की शरेआन की आर्टरी हमने खोली है। हम पेरिफेरल प्रोसीजर्स भी करते हैं, हम सिर्फ दिल का नहीं, हम जिस्म की बाकी आर्टरीज के भी स्टेंटिंग और बैलून एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो उसके तकरीबन 5 घंटे लगे थे उसकी टांग की शरेआन को खोलने में। ओह, इट्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड। राइट, ऑल राइट, ये सारी डिस्कशन करके हमने बहुत कुछ सीखा आपसे, आपके जर्नी के बारे में जाना। हम उम्मीद करते हैं कि इस सारी डिस्कशन से बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लोगों को मिलेंगे, बहुत सारी अवेयरनेस मिलेगी, और नाउ
ऑन दिस मोमेंट, लास्ट मोमेंट पे आप कोई मैसेज लोगों की तरफ देना चाहें, कोई आप अपना एक फाइनल कंक्लूजन शेयर करना चाहें, तो ऑब्वियसली लोग आपको देख रहे हैं तो जरूर। जी, कंक्लूजन यही है कि जिस तरह मैंने मैट्रिकुलेशन में मैं अपने गोल से हट गया था, जो अपनी लाइन से हट गया था, और उसमें बहुत सी मुश्किलात आई थी, तो उसमें मैंने फिर उस सफ़र को जारी रखा और मैंने उससे बैकआउट नहीं किया। मैंने अपनी स्टडीज़ को खैरबाद नहीं कहा, और लोगों पे इस तरह की मुश्किलात आ जाती हैं कि व्हेन पीपल से यू कैन नॉट डू इट, और Right. मुझे भी ऐसे ही कहा गया था कि दिस बॉय कैन नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। अच्छा। लेकिन फिर जो उस वक्त मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे, उनको फिर मैंने कुछ दिन पहले, जब मैंने स्पेशलाइजेशन कंप्लीट की, तो फिर मैंने कॉल की। वो ओमान में होते हैं, तो वो Right. बहुत खुश हुए थे, एंड ही कुड नॉट बिलीव कि इस तरह हो गया। लेकिन दिस हैपेंस इन रियल लाइफ। आप Right. अगर अपनी मेहनत जारी रखेंगे, आप कमिटमेंट के साथ अपना काम करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई और अपनी मेहनत को अपनी फोरमोस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, बेशक आप एक्स्ट्रा करिकुलर रखें, आप स्पोर्ट्स को साथ रखें, क्योंकि एट द एंड आई बैलेंस बोथ ऑफ देम। क्योंकि स्पोर्ट्स भी मैंने जारी रखी। मैं अपने कॉलेज में फुटबॉल में था, अपनी कॉलेज क्लास टीम का कैप्टन रहा 2 साल, फिर कॉलेज टीम का कैप्टन था, फिर हमने इंटर कॉलेजिएट ऑल ओवर लाहौर जो टूर्नामेंट है वो भी जीते। एफएससी के लेवल पे मैंने इंटर कॉलेजिएट ऑल ओवर पाकिस्तान जो है विन किया था। Right. ये फिर मैंने इसको बैलेंस आउट किया है। तो यू हैव टू बैलेंस आउट द थिंग्स। पढ़ाई को अपनी जगह पे रखना है और स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर को अपनी जगह पे रख के आप आगे लेके दोनों को चल सकते हैं और अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। राइट। ऑल राइट, बहुत अच्छा लगा इस सारी डिस्कशन को आपके साथ शेयर करके, और आपसे काफ़ी सारी अहम बातें जान के और लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचा के। बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपके टाइम का। आपकी बड़ी माशाल्लाह बिजी रूटीन है, तो उसमें आपने हमें ये बड़ा प्रीशियस टाइम दिया। वंस अगेन जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच हसीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आप भी आए और इस तरह आपने भी टाइम निकाला। आपकी भी ऑब्वियसली बिजी रूटीन है, आप जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसमें आपके जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि हसीम ऑन माइक इज अ वेरी गुड चैनल। इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने लोगों तक, दोस्तों तक शेयर करें, अपनी फैमिलीज को शेयर करें, और इस पे मजीद भी आगे भी लोगों की स्टोरीज जो है वो शेयर करेंगे हसीम, इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। ये एक बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत स्टोरी थी। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं इस स्टोरी में, तो ऐसी और भी इंशाल्लाह स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये डॉक्टर सोहेल ने आपको रिक्वेस्ट की, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और इसको शेयर करें अपने सर्कल में, और हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली पॉडकास्ट में आपके साथ हम एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिए।